वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मेरे साथ बहुत ही प्रोमिनेंट और डिस्टिंग्विश्ड डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा हैं। और आज हम उनसे इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि समझेंगे कि भारत में इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है और इस इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट यानी असर क्या होगा। इंडिया का जो गोल है टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, विकसित भारत, दो आइंदा 22 साल के अंदर बाय 2047 इंडिया के जो 100 साल हो जाएंगे इन इंडिपेंडेंस, इंडिया वांट्स टू बिकम ए हाई इनकम डेवलप्ड कंट्री। तो क्या ये इनइक्वालिटी फैसिलिटेट करेगी या उसमें रुकावट बनेगी, ये एक मुद्दा है। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा डेटा शेयर कर लेता हूँ संतोष जी। ये जो वर्ल्ड जी। इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है, मैंने उस पर एक पूरा हम्म, सा शो किया है, आप लोग जाके देखें। बट फॉर दोस्त हु हम्म, हैव नॉट सीन दिस, मैं धीरे से जल्द ही समराइज कर लेता हूँ कि क्या चीजें हैं, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। सॉरी, ये गलत, मैंने गलत चला गया। आई वॉन्ट टू शेयर सम डेटा। देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है वो कह रही है कि द वर्ल्ड इज गेटिंग रिचर एंड वेल, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ रही है। और इनइक्वालिटी की वजह से वी कैन अज्यूम कि भाई बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं सोसाइटी पर। इट इज नॉट ए गुड, इट इज नॉट इवन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये ग्लोबल डेटा है सर, ग्लोबल इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी। ये कहते हैं कि जो बॉटम आधी दुनिया है, 50% ऑफ द वर्ल्ड, वो सिर्फ दुनिया की 8% इनकम उनके पास जाती है। और जो ऊपर की 10% है उसके पास 53% ऑफ द ग्लोबल इनकम सिर्फ ऊपर के 10% के पास जाती है। और अगर आप वेल्थ देखते हैं, यानी इनकम तो जो महाना या सालाना जो आती है आमदनी, उसको इनकम कहते हैं। वेल्थ इज जो आपके पास पूंजी जमा करी हुई है। और जो वेल्थ है, ऊपर के 10% के पास 75% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ। और जो नीचे के जो 50% लोग हैं उनकी वेल्थ इज जस्ट 2%। यानी वो जितना वो कमाते हैं खर्च कर लेते हैं। देर इज नो सेविंग्स, नो इन्वेस्टमेंट्स, नो अदर इनकम। तो ये सूरत हाल है ऑफ द ग्लोबल इनकम। और अगर हम इसको रीजन वाइज देखें, जो सेकंड पोअरेस्ट रीजन है वो साउथ एशिया है। तो अगर आप ये डेटा देख रहे हैं तो जो मिडिल, जो बीच का हिस्सा है वो मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका है। वो थोड़ा सा, इट इज स्लाइटली रिचर इन इनकम देन द एवरेज, जो वर्ल्ड एवरेज है। बाकी के अगर आप देखें, जो फर्क इतना है कि साउथ एशिया का जो इनकम है वो वर्ल्ड का 50% है। यानी दुनिया का जो एवरेज है उसका आधा है साउथ एशिया, जहाँ पे इंडिया है, बांग्लादेश वगैरह है। और फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका को ले लें तो वो 338%, वर्ल्ड की एवरेज से 3 गुना ज्यादा वो कमाते हैं। सो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ ह्यूज इनइक्वालिटीज इन वेल्थ। मैं आपको क्विकली इंडिया का भी जरा बता देता हूं। तो ये है इंडिया का सिचुएशन, कि इंडिया की जो टॉप 10% है वो 58% इनकम कमाते हैं। यानी आधे से भी बहुत ज्यादा, इट इज मोर देन द वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड एवरेज इज 53%, इंडिया में 58% कमाते ही है टॉप 10%। और जो दौलत है टॉप 10 की वो 65% है। दिस इज लेस देन द ग्लोबल एवरेज विच इज 75%। तो आप साफ देख सकते हैं कि जो एवरेज अमीर लोग हैं जो इंडिया में जो 1% है, यानी तकरीबन 1,40,00,000 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1,40,000 है कम से कम सालाना। और जो एवरेज बंदा है इंडिया की, उसकी सिर्फ 6,000 रुपये है पर पर्सन। यानी अगर आपकी फैमिली की चार है तो 25,000 रुपये महाना तनख्वाह एवरेज है। सो द एवरेज इनकम अगर यूरोज में ले लें आप, तो बॉटम 50% की साल में सिर्फ 9,000, यानी 1,000 यूरो के करीब बनाते हैं। $1,000 कह सकते हैं आप, इज द एवरेज इनकम ऑफ हाफ द कंट्री। और जो अमीर लोग हैं जो टॉप 1% में हैं वो 1,40,000 यूरो यानी तकरीबन $1.5 लाख की आमदनी रखते हैं। सो द कंट्री इज वेरी अनइक्वल, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है।
और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। अगर आप देखें तो अगर आप 1900 में चले जाते हैं, आज से 125 साल पहले, तो तकरीबन उतनी ही इनइक्वालिटी थी जितनी अब है अंग्रेज के जमाने में। सो द बेस्ट पीरियड अगर आप देखें वाज 1980, जहां सबसे कम इनइक्वालिटी थी इंडिया में। ये दौरान इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये पीरियड में 1980s में और 19 अर्ली 1990s में इंडिया और चाइना में इनइक्वालिटी बहुत कम थी। चाइना में तो इतनी कम हो गई थी कि नियरली इक्वल हो गई थी कि टॉप 10% और बॉटम 50% की इनकम्स। बट अब देखें आप, फिर 2000 के बाद से जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, एकदम बहुत ही फर्क आ गया है इन द टॉप 10% एंड बॉटम 50%। और आप देख रहे हैं जो बॉटम 50% है उनकी शेयर कम होते जा रहा है इनकम का, और जो ऊपर के 10% है उनका शेयर बढ़ते जा रहा है इन इन द नेशनल इनकम। यानी जो फर्क है अमीर और गरीब में, वो फासला बढ़ते जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। तो सर, आप डॉक्टर हैं, बताइए ये सूरत हाल में पेशेंट का क्या हाल होने वाला है अगर ये उसके सिम्टम्स है। देखिए, पेशेंट का हाल बुरा है। और दिक्कत यह है कि हमारी सरकार ऐसी है कि इस बात को, पहली बात तो माने तब तो उसको उस पर कुछ काम हो, वो मानने के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करती। तो खैर उसको छोड़िए, अब उसका क्या इलाज है इस सरकार का हम उस पर नहीं जाते हैं, वो फिर चर्चा ही बिल्कुल राजनीतिक हो जाएगी। हम आर्थिक मुद्दों पे ही रहते हैं, और उससे ही हमको अपने निष्कर्ष निकालने होंगे। देखिए, मोटी बात यह है कि अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ हो जाएगा। जैसे पिकेटी एटाल की जो टीम वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट बता रही है कि 47 और 80 के बीच में विषमताएं, वो आमदनी में और धन धन में, संपत्ति में, वो जी दोनों में कम हो रही थी। जी तो वो अच्छा था। मगर उसका एक नुकसान दे स्वरूप भी था या आयाम था, वो हमको देखना चाहिए। वो क्या था? इसी, हाँ, ये ग्राफ आपने अच्छा दिखा दिया। उसका नुकसानदेह आयाम ये था कि आप ये देखिए, जो गरीब तबका है उसकी आमदनी बढ़ रही थी, मगर बहुत धीमे धीमे बढ़ रही थी। सबसे बड़ी बात यह है। तो मतलब ये कहना कि शेयर ऑफ 50% वॉज ऑन द राइज, ये आप देख रहे हो कहाँ हाँ, 47 के जी बाद थोड़ा जी बढ़ रहा है, बहुत कम बढ़ रहा है, आप जी। देख रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं के बराबर बढ़ रहा जी हाँ है ना। अब जी हाँ तो और आप पा ये रहे हैं कि जो अमीर थे, क्योंकि उनके उन दिनों अमीर कौन थे? गिने चुने आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जी हाँ उद्योगपति, गिने चुने। और जी उसके अलावा जो अमीर थे वो तालुकेदार, जमींदार और राजा महाराजा थे। जी हाँ तो अब उनको तो डी इनहेरिट किया गया, क्योंकि जमींदारी और तालुकदारी को खत्म किया गया। दैट वाज द ओनली सक्सेसफुल डायमेंशन ऑफ आवर लैंड रिफॉर्म। और दूसरी ओर वो 1969 में प्रिवी पर्सेस बंद कर दिए गए, राजे महाराजे वालों का दौर खत्म हो गया। दे ऑल बिकेम पार्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड सो ऑन, और सम ऑफ देम एनीवे। मोटी बात यह कि उनका वर्चस्व तो कम हुआ, मगर नीचे के तबके के लोगों की आमदनी ऐसी खास आपको बढ़ती नहीं दिखाई दे रही। तो ये ध्यान बारीकी में हमको देख। देना चाहिए। अच्छा, फिर हम इस बात पे आ जाते हैं कि तो बेसिकली आप कह 1980 रहे में, हैं कि जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जो गरीब थे वो गरीब रह गए। हाँ, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि अमीर गरीब हो गए, क्योंकि अगर वो हो गया होता तो बात अलग होती हो। तो तब वो चीन वाली स्थिति हो जाती। आप जी चीन और भारत की इसी आंकड़े को देखिएगा तो बड़ा जमीन और आसमान का अंतर आपको दिखेगा। जी तो वो नहीं हुआ, मगर वो अच्छे खासे खाते पीते परिवार के रहे। मगर दिक्कत ये है कि उनकी आमदनी बढ़नी बंद हो गई। और एनीवे, अब आ जाते हैं 1980 के बाद ये जो विषमताएं बढ़ी, क्योंकि आप
उस विषय को आप और आगे ले जाना चाहते हैं, और वही इस वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 में जो चांसेल पिकेटी वगैरह ने निकाली है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो बात यह है कि 1980 के बाद ही आर्थिक रिफॉर्म शुरू होते हैं हमारे यहाँ, आर्थिक सुधार शुरू होते हैं। हालांकि माना यह जाता है कि 1991 के बाद ही शुरू हुए, मगर वो असलियत में 80 के बाद शुरू हो जाते हैं, और मिसेस गांधी उनको शुरू कर देती हैं जब वो दोबारा 1980 में वापस इलेक्शन जीत करके आती हैं। तो उसके बाद से आप पाते हैं कि जो अमीर, जिनके पास अच्छे शिक्षित थे और कुछ खानदानी पैसा था, उनको उन्होंने जो रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए, उनका फायदा उठाया। अब दिक्कत समझिए कि वो विषमता क्यों बढ़ती है। विषमता इस वजह से बढ़ती है क्योंकि पहली चीज तो आपने एक जो एकमात्र एसेट होता है गरीब देशों में, वो लैंड होता है। अब उसमें आपने बहुत सुधार तो किया नहीं। चीन के तुलना में हमने लैंड रिफॉर्म किए, मगर सिर्फ उसमें जमींदारी को रद्द कर दिया, मगर उसके अलावा आगे कुछ खास नहीं किया। तो लैंड इनइक्वालिटी फिर भी बनी रही। अब और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा कि मतलब लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा नहीं दी गई। स्कूली शिक्षा उस तरीके से नहीं बढ़ी, खासतौर से उत्तर और हिंदी भाषी प्रदेशों में, जो जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी। जब क्योंकि वो नहीं बढ़ी, तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, नौकरियां बढ़ने की संभावना बनी अर्थव्यवस्था में, तो वो तैयारी नहीं ले थे लोग। जब अच्छा, और ऐसा भी नहीं था कि मतलब कृषि में बड़ा कमी आ रही थी लोगों की भागीदारी की। Unless the share of agriculture in total employment drops very sharply, and unless the total number of workers in agriculture drops, क्योंकि कुल लोग जो कृषि में जुड़े हुए हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए। वो तभी होता है जब आप इंडस्ट्री में रोजगार ज्यादा बढ़ा हो, ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो, या सर्विसेज में बढ़ रहा हो। वो बढ़ नहीं रहा था। और उसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन जरूर हुआ, बड़े किसानों की आमदनियां बढ़ी, मगर उसमें ट्रैक्टराइजेशन भी हुआ, मैकेनाइजेशन भी हुआ। तो ऐसा नहीं हुआ कि खेती में रोजगार की बढ़त हुई, नहीं हुई। अब उसमें स्थिति यह बनती है कि अगर आप गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार बन नहीं रहा है, मतलब द पेस ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज रिलेटिवली स्लो, सो हाउ विल पीपल लीव एग्रीकल्चर? और इधर एग्रीकल्चर में आमदनी भी नहीं बढ़ रही। आप समझ रहे हो, अगर मैकेनाइजेशन ट्रैक्टराइजेशन हो रहा है तो फिर लेबर यूटिलाइजेशन तो की और लेबर डिमांड तो कम ही होगी ना, तो लोग छोड़ना चाहेंगे। अब अगर अनलेस कंस्ट्रक्शन इज ग्रोइंग इन द सिटी, हाउ विल पीपल लीव एग्रीकल्चर? क्योंकि ये अगर किसान, छोटा किसान खास तौर पे, या भूमिहीन किसान जिसे लैंडलेस लेबर कहते हैं, उसके पास क्या एसेट है? उसके पास जमीन तो हुई नहीं, या जमीन हुई इतनी कम हुई, तो एंड ही डजंट हैव एजुकेशन, यू डिडंट प्रोवाइड फॉर एजुकेशन, सो द ओनली थिंग ही कैन डू इज अनस्किल्ड लेबर। तो वो हार्ड मैनुअल लेबर कर सकता है, तो इसलिए उसको कंस्ट्रक्शन में नौकरी मिलना आवश्यक है अगर उसकी आमदनी बढ़नी है। अब अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर रही है, तो फिर रोजगार किस प्रकार कैसे मिलेगा उनको? आप समझ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन की बढ़त कैसे होगी? आई मीन रियल एस्टेट में बढ़त जरूर हुई रोजगार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत आमदनी बढ़ रही थी, ग्रोथ रेट बढ़ी सुधारों के बाद, तो रियल एस्टेट में रोजगार बढ़ा। तो बट द पेस ऑफ at which workers were moving out of agriculture into industry and into cities was still very low. ये एक बड़ी दिक्कत की बात रही, और इसी वजह से ये जो हम इनइक्वालिटी कह रहे हैं, वो इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। बट संतोष जी, देखिए दुनिया में हर जगह अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस एट ए रैपिड पेस। तकरीबन अब आप कह सकते हैं कि 60 to 70% लोग शहरों में रहते हैं, गांव से निकल आ गए हैं।
और एक्सपेक्टेशंस है कि वो 70-75% तक हो जाएगा इन अनदर 10 years के 3 out of 4 people will live in cities. इनफैक्ट मैं एक क्लास पढ़ाता हूँ जिसमें वी टॉक अबाउट स्मार्ट सिटीज और अर्बनाइजेशन का जो असर हो रहा है. जी बट ये जो शहर हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. मैं जब भी फिलीपींस में लेक्चर देता तो मैं फिलीपींस को फिलाडेल्फिया शहर से कंपेयर करता हम्म, हूँ. फिलीपींस की आबादी 100 मिलियन की है जी और उनकी टोटल जीडीपी 350-400 बिलियन डॉलर के करीब है. हम्म, फिलाडेल्फिया की आबादी 1 मिलियन है हम्म, और फिलाडेल्फिया की जीडीपी 550 बिलियन है. यानी एक शहर हम्म, this is हम्म, 1% the size of Philippines is 1.5 times the size of Philippines in GDP. यानी हाँ प्रोडक्टिविटी में इतना फर्क है क्योंकि जी इट इज ड्रिवन बाय पोर्ट्स, ट्रेड और राइट टेक्नोलॉजी वगैरह. तो राइट अगर भारत के शहरों में अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं आता जी तो ये किसान क्या सर्विस इंडस्ट्री में जाएंगे या कंस्ट्रक्शन में लेबर बन जाएंगे. इसके अलावा हाँ और तो कोई चारा ही नहीं है इनके पास. बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं, यही हो रहा है। ये प्रक्रिया जो हो रही, जो मजबूरी में किसान या भूमिहीन जो वर्कर है, वो जब खेती छोड़ता है तो उसके पास दो ही विकल्प हैं, आपने वो गिना दिए। एक वो है कंस्ट्रक्शन, मैनुअल लेबर इन कंस्ट्रक्शन, और दूसरा है कि लो लेवल लो प्रोडक्टिविटी सर्विसेज, यानी कि पंक्चर वो बनाएगा, फल बेच लेगा, जी, डू इस्त्री दैट. करेगा, मोची बनेगा, नाई बनेगा, ये सब कर लेगा। जी. और अच्छा, अर्बनाइजेशन कब होता है? देखिए, ये कुछ आंकड़े में अर्बनाइजेशन के बारे में मैं भी थोड़ा सा आपके श्रोताओं के अ, सुविधा के लिए बता देता हूं कि द वर्ल्ड हैज नाउ क्रॉस द 50% मार्क फॉर टोटल शेयर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिविंग इन सिटीज। जी. मगर हमारे यहां देखिए क्या स्थिति है। हमारा आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था, उसके हिसाब से तो केवल 31% लोग हमारे शहरी थे। जी. बिहार में तो केवल 10% शहरी हैं, यूपी में 20-22% हैं। अब शहरी अनुपात जो तमिलनाडु में आपको मिलेगा या तेलंगाना तेलंगाना में मिलेगा, कर्नाटक में मिलेगा, वो आपको उत्तर में नहीं मिलता है। तो इसकी वजह से वो 31% हुआ करता था। अब 15 साल में जाहिर है वो पहुंच गया होगा कुछ 40 और 45 के बीच में। अब जब सेंसस का डेटा 27 में आएगा तब हमको पता चलेगा। 27 के अंत तक आने की संभावना है, बहुत जल्दी आएगा तो शायद 28 तक आ जाए। तो तो मैं आपको एक बात बताता हूँ. आज से 4-5 साल पहले इंडिया जी में स्मार्ट सिटीज का भूत चढ़ा था. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ने कहा था कि भूत ही था बस वो हाँ वो भूत गायब हो गया। 100 स्मार्ट सिटीज क्रिएट करेंगे इंडिया में. जी बिल्कुल। तो मैंने मेरी एक स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को गुड गवर्नेंस की क्लास में मैं बोला व्हाई डोंट यू डू अ सर्वे ऑफ द स्मार्ट सिटीज इन इंडिया एंड कंपेयर देम टू हम्म, स्मार्ट सिटीज इन द यूएस. हम्म, तो वो दूसरे दिन आई, बड़ी ऑफिस के बाहर खड़ी हुई है. मैं बोला व्हाट हैपेंड. सर डॉक्टर खान देयर आर नो स्मार्ट सिटीज, दे थिंक हैविंग इंटरनेट एक्सेस इज अ स्मार्ट सिटी. तो मैंने बोला लेट मी चेक. तो मैंने देखा कि मतलब the definition of what is a smart city is very narrow. और तो the point I'm trying to make is कि इंडिया में बड़े बड़े गांव भी हैं which don't qualify to be urban areas even though they may be bigger than many cities in the world. समझ रहे हैं आप कि गांव भी या बड़े हो या सकते हैं. सो लेट मी से समथिंग अबाउट दैट। ये जो अर्बनाइजेशन वाला डेफिनेशन है, जी. इसमें भी देशों के बीच में बड़े अंतर हैं, और क्योंकि उनके बीच में बहुत फर्क हैं, डेफिनेशंस में ही अलग अलग देशों के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। हमारा डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं, मगर आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डिटेल्स। मोर इंपॉर्टेंट इज, क्योंकि वो जो फर्क है डेफिनेशंस, उसकी वजह से बहुत आंकड़े जो होते हैं अर्बनाइजेशन पे रिलायबल नहीं होते, जी. क्योंकि they have great difficulty. The UN agencies who do most of this collation of international data, they have difficulty in harmonizing
because they have difficulty in collecting data. If that data is not being collected in the country itself, तो वो कैसे हार्मोनाइज कैसे करेंगे कि बिल्कुल एक ही डेफिनेशन के आधार पे वो फिर आपको हार्मोनाइज। तो इसलिए इसलिए क्योंकि जैसे एक इंडियन एक्सपर्ट थे प्रोफेसर अलग, उनका एक पेपर में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर लैटिन अमेरिका का अर्बनाइजेशन वाला डेफिनेशन हम भारत में इस्तेमाल करें तो भारत की अर्बनाइजेशन रेट करीब 60-70% हो जाएगी, जबकि असलियत में वो उस मतलब 10-12 साल पहले वो केवल उसकी आधी थी। तो अब हमको देखना है कि ये सेंसस में क्या निकल के, तो मोटी बात ये है, देखिए वापस आ जाते हैं हम विषमताएं और इनइक्वालिटी डिस्कस कर रहे हैं, ये इससे क्या वास्ता, क्या है वास्ता? यही है कि आमदनी गरीब लोगों की, क्योंकि अधिकतर गरीब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और खेती से जुड़े होते हैं, क्योंकि वहां उत्पादकता कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री और सर्विसेज में ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन में ज्यादा है। इस वजह से आमदनी ज्यादा तो होती है, जब वेतन ज्यादा होता है तो इनकम ज्यादा होगी ही, जाहिर है। इसलिए हमको कृषि से लोगों को बाहर हटाना है। अब कृषि से बाहर आने की प्रक्रिया वो तब तेजी पकड़ती है जब रोजगार पैदा हो रहा हो, और रोजगार तब पैदा होगा जब इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन में। मैं इस बात पे इशारा कर रहा था। तो ये जो हमारी अर्बनाइजेशन की रफ्तार कम है, ये जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज जिसे कहते हैं, मूलभूत आधारभूत परिवर्तन, उसमें परिवर्तन बहुत धीमे से आ रहा है। इस वजह से हमारे यहाँ इनइक्वालिटी और बढ़ी है। और क्योंकि जब आपने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद तो आपने इकोनॉमी को खोल दिया, विदेशी कंपनियां आनी शुरू हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया वगैरह वगैरह, तो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और वो 10 से 15% से अधिक नहीं है हमारे देश में, अब 10 से 15% अगर आपकी जनसंख्या 140 करोड़ है, 140 बिलियन है, तो 10% इज 14 मिलियन, sorry, 140 million. That's not a small number. double of Germany, double of exactly, they're double of the total German population. जी हाँ, जी हाँ. It's sort of equivalent to the middle class of Europe, because Europe has a total population of about 400 million, so 150 million is, one third. हाँ, something like one third. So what I'm saying, और उनकी जो पर कैपिटा है, जो टॉप 10% है इंडिया की, 35,000 यूरो है, यानी they are richer than Spain and they are richer than Greece. मतलब सदर्न यूरोप से अमीर है, pretty close to बर्तानिया वगैरह। हाँ, तो इंडिया में भी एक ऐसा कह सकते हैं, एक फ्रांस और जर्मनी है। Absolutely. अच्छा, खैर मैं आपको कुछ आंकड़े मैंने एस्टिमेट किए हैं, वो भारतीय वर्कर क्लासिफिकेशन के आधार पे है, वो कुछ आपको आइडिया देना चाहता हूं, क्योंकि पिकेटी एट अल जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, वो तो एक सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे देश में फॉर्मल जॉब्स, जिसमें आपको पेंशन मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है वगैरह वगैरह, मैटरनिटी बेनिफिट मिलती है, फॉर्मल जॉब्स का जो अनुपात है वो केवल 10% ऑफ ऑल जॉब्स आर फॉर्मल। दैट मीन्स 90% ऑफ पीपल डोंट हैव एक्सेस टू पेंशन। यू एंड आई, because we belong to that class of formal job professionals, we have access. So somehow we don't think of the 90%, at least in India. अब वो कौन लोग हैं? वो हैं प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स, सीनियर ऑफिशियल्स, सरकार में इस प्रकार के लोग होते हैं, the employers, these are the people. But the trouble is, they account for barely, I'll tell you how many people are part of this workforce. अगर हमारी workforce 61 करोड़ है, यानी कि 610 million है, तो only in 2004 the absolute number of those with formal sector jobs was 44 million. In 2024, 20 years later, उसकी संख्या बढ़कर के 65 मिलियन होती है। सिर्फ 21 मिलियन की बढ़त होती है 20 साल में। अब आप सोचिए,
20 साल में 20 मिलियन की बढ़त होती है वर्कर्स की इन द फॉर्मल सेक्टर. Now that's a very, very slow increase. And It these is are the people who standard. are the more, हैं? 10%, इट्स लाइक 10% ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि इंडिया को चाहिए 1 करोड़ जॉब्स पर ईयर, और ये सिर्फ 10 मिलियन यानी आप 10 बिल्कुल लाख। बजा फरमाए जी. अब मैं मिडिल इनकम ग्रुप पे आ जाता हूं. उनके वो किस तरीके के काम करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपके श्रोताओं के लिए बता देना चाहता हूं कि वो, क्योंकि हमारी जो वर्कफोर्स का क्लासिफिकेशन है वो नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स के आधार पे है. तो मिडिल क्लास कंसिस्ट ऑफ सर्विस वर्कर्स, शॉप एंड मार्केट सेल्स वर्कर्स, क्लार्क्स एंड प्लांट एंड मशीन ऑपरेटर्स. मतलब वो लोग जिनके पास एक रेगुलर जॉब है, रेगुलर सैलरी है. अब देखिए उनकी संख्या 2004 में मैंने हिसाब लगाया, इनको हम मिडिल इनकम ग्रुप कहें, उनकी संख्या 7.25 करोड़ थी, यानी 72 million in the year 2004, and that number just grew to 115 million. मतलब from merely 15.7 to 18.8% of the workforce. That's the size of your middle class who get these regular jobs. अब आप सोचिए, I mean, Piketty et al. Are talking about they're just using a blanket percentage की 40%, जिनकी जो टॉप 10% को हटा देता है, बॉटम 50% को हटा देता है, बीच में उसको वो 40 को मिडिल क्या देता है. Trouble is, what kind of, you see, that's a very international way of sort of understanding that. But in India, what do these people do? I'm trying to explain to you what do these people do? What were they, how many people were in this category in 2004? How many people were in this category in 2024? और सो अब इसमें अब देखिए कि जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स है वो कहलाता है एलिमेंट्री ऑक्यूपेशंस. वो किसान है, एग्रीकल्चर में है, या क्राफ्ट एंड रिलेटेड ट्रेड में है, ट्रेड वर्कर्स हैं. अब इस प्रकार के लोग, दे वर नियरली 75% ऑफ द वर्कफोर्स. दे आर द बॉटम 75%, and in 2004, and their share just fell to 70% by 2024. I mean, and in absolute terms, उनकी संख्या कम होती है 850 million to 800 million, from 85 crore to 80 crore. I mean, these are the people who are getting this free ration thanks to this BJP Sarkar. Can you imagine? So you have a situation where there are far too many still dependent on agriculture, far too many who are trapped in low incomes, and इस वजह से आप पा रहे हैं ये जो आपको विषमता दिख रही है, ऐसे बिल्कुल ग्राफ जा रहा है. आपने जो ग्राफ दिखाए, दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन कि मतलब इतने अधिक लोग. जी, फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं एक छोटे से शहर में रहता हूँ जिसकी समर में आबादी 25,000 है, और बाकी के 8 महीने में 50,000 हो जाती है. वो मेरी यूनिवर्सिटी की वजह से, क्योंकि 25,000 जब स्टूडेंट घर चले जाते हैं तो शहर आधा हो जाता है हमारा. तो इस शहर में मैं रहता हूँ. अगर मुझे मेरी तनख्वाह जितनी है, मुझे अगर ट्रिपल भी कर दे तनख्वाह में, तो मैं न्यूयॉर्क नहीं जाऊंगा, वॉशिंगटन, एलए, बॉस्टन, ये बड़े शहर में जाने वाला नहीं, क्योंकि ट्रिपल भी कर दे मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिर जाएगी, बिल्कुल गिर जाएगी. हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी तनख्वाह आप डबल करके मुझे न्यूयॉर्क में दें तो मेरे पास किताबों के लिए जगह नहीं होगी, मेरे कुत्ते बिल्लियों के लिए जगह नहीं होगी, बीवी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई प्रेफर टू लिव इन अ सेमी अर्बन रीजन ऑफ अमेरिका वेयर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है. देखिए, हाँ, बड़े बड़े म्यूजियम जैसा है, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम वगैरह, वो हम जाके देख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो मुझे ये सवाल नहीं आता कि तरक्की के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है, क्यों ना तरक्की गांव को लेकर आ जाए. आप एक तरीके से ठीक कह रहे हैं, वजह फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, मगर इसमें दिक्कत समझिए. इन इंडिया there is such a large rural population who are spread out. You see, the beauty about
cities is Concentration. that you have exactly the concentration of urban infrastructure. Building that urban infrastructure is cheaper for a poor country than providing that same infrastructure across the whole country. तो आप एक बहुत ही अमीर देश में रहते हैं, तो आपके यहाँ the local government has the tax revenues and the people are rich enough to all together invest in the to overall infrastructure, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सीवरेज हो, वगैरह वगैरह. जी हाँ. So even across the globe, Dr. Saab, let's look at, in the advanced countries, the most successful cities of the world are high-rise cities. They are in very concentrated spaces. Think of Paris, London, New York, Hong Kong, Tokyo, है ना. अब ये क्यों है? और इसलिए हमारे लिए जो गरीब प्रदेश हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि एक तरफ तो हम जो शहर बन रहे हैं या बन गए हैं उनको इस प्रकार फैलने न दें, because we cannot afford to go on building metros all the way to suburbs. What you need to do is to increase concentration. बिल्कुल. आप आज की तारीख में दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है, बम्बई की प्रॉब्लम, हैदराबाद की प्रॉब्लम है, यू हैव सो मच लैंड ऑक्यूपाइड बाय लो राइज स्लम्स. अब उनको आप सब्स्टिट्यूट कर दें हाई राइज में तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाएगी. वहां लोग उतने ही रह पाएंगे मगर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर जाएगी. उसी लैंड को आप ज्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो और ये फिर ये नहीं होना जरूरी होगा कि आप उनको रिलोकेट करें 20-30 किलोमीटर दूर शहर से बाहर, फिर वो बेचारे वहां रोजगार नहीं मिलेगा उन्हें, तो वो रोजगार के लिए फिर अब रोजगार देने के लिए आपको मेट्रो वहां तक ले जानी पड़ेगी. अब आप see the circularity of the problem. So that is why now at the same time, sir, don't misunderstand me, at the same time the investment in poor developing countries has to be concentrated in developing small and medium sized towns. Not too much concentrating infrastructure development in metros or in large cities, capital cities of states, but in smaller towns. तो अगर आप वो करेंगे छोटी और मध्यम साइज के शहरों को पनपेंगे, बल्कि आप पहले करें ये कि आप मध्यम की जो मध्यम साइज के हैं, मिडिल साइज, बाय मिडिल साइज आई एम थिंकिंग ऑफ कि 5 लाख से करीब 40 लाख वाली पॉपुलेशन के बीच की, यानी so 500,000 to about 4 million population size can be called in most emerging market economies about mid-size. If we concentrate our infrastructure in those mid-size, then it will take the pressure off the congestion in metros, and at the same time you have to invest less in rural areas, which doesn't mean that you shouldn't invest in irrigation, which doesn't mean that where there are villages you should not provide make sure that they all have toilets. It means all that. It means that they should have piped water supply in the village homes. All that is correct. The roads should be there. But I'm saying indeed टावर्स होने चाहिए जिसमें उनके पास इंटरनेट एक्सेस हो, मगर आप ये सोचें कि आप हर गांव में, जैसे आप जहां रहते हो वहां एक अस्पताल भी होगा. हम गांव में अस्पताल नहीं दे सकते, हम एक छोटी क्लिनिक दे सकते. आप समझ रहे हो? आप तो इसलिए आपको प्राइमरी हेल्थ सर्विस वहां पर प्रोवाइड करिए. एक या दो अच्छे स्कूल प्रोवाइड कर दिए, वहां अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल वैसे भी आ जाएगा. सो अब आप समझ रहे हो कि देयर इज बाउंड टू बी अ डिफरेंस. यू सी सर, I don't think most people who live in the West fully understand that the Europe and North America had a long period of time, about 200 years after the first industrial revolution, to complete their process of industrialization. Yeah. And what do I mean by complete? It's never complete, but the point is to reach this level.
our problem is in all developing, चाहे इंटायर ग्लोबल साउथ में ये प्रॉब्लम है कि हमें यही काम 75 और 100 साल के बीच में करना है। क्यों? क्योंकि मेडिकल एडवांसेस की वजह से हुआ ये है, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बड़ी तेजी से आना शुरू हो गया। सो पॉपुलेशंस हैव ग्रोन इन द ग्लोबल साउथ वेरी रैपिडली बिकॉज डेथ रेट्स हैव फॉलन, yet at the same time birth rates were rising, and therefore the result was population growth rates were, became very high, much higher than when let's say Europe or North America was at a similar stage of development. When we are at the same stage of development, our populations have grown much faster. This is the demographic reality we have to learn to live with. We have no choice and yet cope with it. क्योंकि अगर हम we become aging societies, अब China has become an aging society. That's a very Brazil has become an aging society. South Africa has become an aging society. Russia has become an aging society. So it's not just Europe is an aging society. So मैं ये कह रहा हूं कि ये जो डेमोग्राफिक प्रेशर होता है वो भी एक रीजन होता है इनइक्वालिटी बढ़ने का। क्योंकि अगर आप सबको नौकरी नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपकी यूथ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड रेट एंड योर industry is not growing, services are not growing, infrastructure investment, because you just don't have the savings available to make the investment. You need the savings to make the investment. क्योंकि ये नहीं, अब आप ये उम्मीद करें कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा सड़कें, बिजली वो विदेश से एफडीआई में आ जाएगा, वो होगा ही नहीं। और बड़े देशों में, हमारे जैसे देशों में तो वो इतना कर ही नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया और इन चाइना और कोरिया एक्सेट्रा हैज टू बी डन फ्रॉम डोमेस्टिक सेविंग्स एंड बाय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। मैं सर आपको दो और डेटा पॉइंट्स दिखाता हूँ, बड़े थॉट प्रोवोकिंग है ये। तो जी। पहला तो मैं आपको लिस्ट बताता हूँ जो अनइक्वल कंट्रीज हैं दुनिया। हाँ। तो उसकी अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत ही परेशान कुन डेटा है ये। तो दिस इज द रैंकिंग आपको नजर आ रही है। जो सबसे अनइक्वल कंट्री है वो ब्राजील है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद रशिया है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, फिर ये दो अरब मुल्क हैं, फिर स्वीडन, यूएस, फिर इंडिया 8वें मकाम पर है। तो इंडिया इन द टॉप। बट अगर आप टॉप के 8 मुल्क को देखें तो उसमें 4 ब्रिक्स वाले हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा, ये वेल्थ है कि इनकम है? ये वेल्थ है, ये वेल्थ है। जी हाँ। तो जिन्हीं इंडेक्स को लेकर ये लिस्ट बनाई है, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि चाइना इज नॉट इन द टॉप 25 में भी नहीं है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट 17-18 है। देखिए, इजराइल, नेदरलैंड्स, हांगकांग, चाइना। जी हाँ, 17-18। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डेवलपमेंट पे जो फोकस कर रहे हैं मुल्क, जैसा कि ब्रिक्स हैं जी, उनकी तेजी से जो विकसित बनने की कोशिश है, उसमें भी इनइक्वालिटी पैदा हो जा रही है। बिल्कुल आप ठीक है। और ये एक स्ट्रैटेजी में फर्क है। देखिए, चाइना में और चाइना की स्ट्रैटेजी में और बाकी ब्रिक्स की स्ट्रैटेजी में फर्क ये है। 2-3 मोटे फर्क मैं आपको बता देता हूं। जी। एक फर्क ये है कि चीन ने जो हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज में इन्वेस्ट किया इन द फर्स्ट 30-40 years of independence has paid off after their economic reforms began. So after their economic reforms began, while inequality did increase, jobs grew very rapidly. And when jobs in the non-farm sector grow, then inequality does not increase. And the problem with Brazil, South Africa, India, not with Russia, because Russia is like China, is like Europe, because they had reduced their both infant mortality rate and their fertility rate 30-40 years ago. So they don't have a fertility issue. वहां तो वो यूरोप वाली प्रॉब्लम है कि एजिंग बड़ी होगी। तो लेट मी रिटर्न टू द ब्रिक्स। ब्रिक्स में हुआ ये कि हेल्थ एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट वो नहीं हुई जो चाइना में हुई। सो दैट्स वन फाउंडेशनल रीजन व्हाई the potential for the people who are at the bottom of the pyramid, bottom 50 की बात जो करते हैं,
potential for them to increase their incomes is constrained by their level of education. This is one big difference between those four BRICS and China. Second big difference, sir, is precisely that in the transition process, China generated jobs, they did not. India did not, South Africa did not, Brazil did not. मैं आपको और एक चीज बताता हूँ सर, इट इज लाइक वेरी, क्या बोलना चाहिए, दीज आर ऑल वरिंग, अगर लोग देख रहे हैं तो जी जी मतलब, बट मुझे एक सेकंड दीजिए आप। जी जी नहीं, आप देख देते। हाँ, तो ये मैं इंडिया के दो मैप्स दिखा रहा हूँ। तो हम्म। ये पहला जो मैप है, ये वाला, जी ये मैप इज जीडीपी पर कैपिटा ऑफ एवरी स्टेट। करेक्ट तो अगर आप करेक्ट देखें सबसे अमीर स्टेट अब तेलंगाना, कर्नाटका, केरला है, जो तकरीबन 4,000 5,000 पर कैपिटा है। बिल्कुल फिर उसके बिल्कुल। बाद महाराष्ट्र, गुजरात है, और जो सबसे गरीब है वो जो बीमारू स्टेट्स कहते हैं, उत्तर जी प्रदेश और बिहार है। देखिए, आप बिहार की और तेलंगाना में फर्क देख लें आप, 6 गुना का फर्क है। इट इज लाइक जी फर्स्ट वर्ल्ड बिल्कुल एंड थर्ड वर्ल्ड का फर्क आपको यहाँ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। हाँ, बट अगर आप राइट वाला मैप जो देखते हैं, तो वेल्थ, इसमें जो लोअर नंबर है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ हाई इनइक्वालिटी। हाँ तो अगर आप देखें तो लद्दाख, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हम्म झारखंड, ये जो गरीब स्टेट्स हैं, यहाँ पर आप हम्म देखेंगे जो हम्म। गरीब स्टेट्स हैं वहाँ इनइक्वालिटी ज्यादा है, और जो अमीर हाँ स्टेट्स वेल्थ हैं में। वहाँ इनइक्वालिटी कम है, विच इज हाँ काइंड ऑफ काउंटर इंट्यूटिव इफ यू लुक एट इट ग्लोबली। जैसा सऊदी हाँ अरेबिया, यूएई को देखें, हाँ स्वीडन, वहां अमीर कंट्रीज में इनइक्वालिटी ज्यादा है, और यहाँ पर इंडिया में थोड़ा सा उल्टा है कि जो अमीर स्टेट्स हैं राइट। वहाँ, ये इसकी क्या वजह है सर? मैं व्हाट उस आर द पर, सदर्न स्टेट्स डूइंग गुड, मतलब व्हाट आर दे गेटिंग इट राइट व्हिच द नॉर्थ इज नॉट? यस यस यस। सो I would say that you should actually compare our southern states to the Chinese average. Chinese states का जो average होगा, आप southern states को उनसे comparable कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? You historically in the last 60-70 years, you will see that all the southern states have invested much more in health and education than the northern Hindi belt states. So they create the basis of human resources, human capital, high level, reasonable levels of human development, so that when the economic reforms begin, Dr. Saab, after, particularly after 1991, but even since 1980, as you know, has been suggested by the inequality data, those people are ready and available and able to take advantage of the opportunities. And so you have higher levels of urbanization in the south. You have higher level of women participation in the labor force, which goes usually in hand with higher levels of average education among women, among girls. It goes hand in hand with a higher share of manufacturing in contribution to GSDP, gross state domestic product. आप देख रहे हो why these things come together? They come together because you have enabled the people, the labor power, to have the human levels of human development or human capital to take advantage of the opportunities as they, which does not happen in the northern states. Now you will ask, अच्छा चलिए नीचे वाला तबका तो बढ़ रहा है, ये तो आप इनइक्वालिटी आपको कम मिलेगी, मगर आप पूछेंगे कि ये ऊपर वाले वेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही, मतलब उस तरीके से साउथ में, जितना आप कहेंगे कि अरे साउथ नॉर्थ में वेल्थ इनइक्वालिटी ज्यादा। The problem here is simply the way the index is constructed. There is a very small number of very wealthy people in the northern states, and you have a much larger number of people who have
lower incomes and lower wealth and lower health and Education. education status. Yeah. So that's the point about the inequality as opposed to poverty. So the reason for the very great inequality index has to do with the vast poverty in the northern Hindi belt, and lower levels of poverty you will find in the southern. So that contributes to the difference in the inequality index. So, because ऐसा नहीं है कि यूपी में इंडस्ट्री नहीं है, and people are not, there are not a small, there is a certain class of people very tiny who are the owners of industry, who are the owners of land, who etc. etc. Because in recent years, a certain amount of big industry has arrived in UP. Defense production has increased. Noida में अब आपको you will see कि Noida, Greater Noida distorts the overall estimate for UP. जी हाँ, जी हाँ. Because Noida, Greater Noida levels of income are comparable to that in Delhi, and Delhi is the richest state of India. जी हाँ. और हरियाणा को भी एडवांटेज मिलता है ना, बिकॉज ऑफ सम पार्ट्स ऑफ इससे exactly. तो what I'm saying is, what you're seeing in the wealth inequality, sir, for UP, which is the puzzling is this phenomenon where there is a combination of different types of phenomena. जी. I mean, ये बात जो नोएडा वाली बात मैंने यूपी के लिए लागू होती है, तो वो वही बात हैदराबाद के लिए लागू होती है तेलंगाना में. But the fact still remains that there are enough towns in the other parts of Telangana like Warangal and Vizag, etc., where incomes are being generated and therefore wealth is being generated. This is the issue that we were earlier discussing, that if you want both income and wealth inequality to drop, then you have to enable people in small towns and in medium-sized towns to have more opportunities in terms of jobs, and that comes with investment. जी. तो सर, फॉर एग्जांपल, पहले मैं इनइक्वालिटी पे उतना तवज्जो नहीं डालता था. फॉर एग्जांपल, इलॉन मस्क को ले ले. इलॉन मस्क एक दिन में जितने वो पैसे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लैरी एलिसन जो ओरेकल के ओनर है, उन्होंने पिछले महीने एक दिन में $100 बिलियन ओवरनाइट उनका नेटवर्थ बढ़ गया. तो ये जो बिलियनर्स हैं 400-500 जैसा, वो एक दिन में उतने पैसे बनाते जो शायद मैं 25-30 जन्म में नहीं बना सकता. बिल्कुल. No, thank you for drawing our attention to that phenomenon. But what I'm trying to say is कि I don't have a problem with that, because मुझे जो चीजें चाहिए अल्लाह के फजल से मेरे पास है. इंडिया जाना, हाँ, आई कैन डू एवरीथिंग. मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी है. घर चाहिए, घर है. मुझे चीजें खरीद लेना है, जो खाना है. सो ऑल माय बेसिक नीड्स एंड मोर एंड वेकेशंस आर ऑल मेट. तो मैं अपने आई एम कंटेंटेड विथ माय relative inequality because I am not poor. I agree with you. तो मुझे लगता है कि क्या inequality पे focus करना is a red herring, while we should focus actually on elimination of first poverty, then talk about inequality. Of course. No, you are absolutely right. मैं एक ही और बात करना था. इनइक्वालिटी पे फिर मुझे अब इलॉन मस्क से इसलिए आ रहा है कि वो डेमोक्रेसी को तबाह कर रहा है अपने पैसों से. तो इफ यू कीप मनी आउट ऑफ पॉलिटिक्स, देन इनइक्वालिटी इज नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज वी डील विद पॉवर्टी. हाँ, you are absolutely right. So let me elaborate on both dimensions of the proposition that you put forward, and I'm glad you have brought this up. And let me say something about what you've just said. You see, the reason why a small number of people seem to be so wealthy in India, not as filthy, obscenely wealthy as Elon Musk, but the point is wealthy, very wealthy even in global terms, is because what has happened to the stock market. So the inequality increase has been contributed also by the very sharp rise in
high net worth individuals and ultra high net worth individuals in our society, which is comparable to the phenomenon of the inequality that has been contributed by the rise in net worth in America of the billionaires. तो हमारे यहाँ भी billionaires की संख्या बढ़ रही है. And that's precisely this is also sort of being contributed by the earlier phenomenon I was talking about, कि there is even in UP with a population of 240 million, huh? Even after all, that makes it sort of 2/3 of the US population. So inevitably, there are plenty of people who are at the top end with 4 or 5% top end. They're invested in the stock market. Stock market's been doing very well. So their wealth has grown, but in notional terms. Okay, yeah. Obviously it's wealth, it's net worth. So that's another contributing reason why inequality in those states is high. And let me come back to one dimension, because I know you'll soon say that we've now run out of time and I haven't been able to mention this. Yeah. You see, there is one dimension which I haven't managed to speak to you about, which actually is a very serious contributing factor to a very sharp rise in wealth inequality we've seen in the last 10 years in particular. You see, wealth inequality, as you've seen from the Piketty graphs you've shown, has been rising since the beginning of the 1980s, but particularly began to rise after the economic reforms began. मगर हुआ ये कि पिछले 10 साल से क्रोनी कैपिटलिज्म और बढ़ा है, और ये समझना जरूरी है कि within the formal organized sector of India's industry and services, there has been a very sharp concentration of market share in every sector of the top 5 big business houses. Let me repeat for the benefit of your listeners. कि जो formal organized हमारा sector है, because the vast majority of agriculture is unorganized, the vast MSMEs, micro, small, medium enterprises are unorganized. They're छोटी-छोटी इकाइयां. मगर जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल सेक्टर है, जिसमें हमारे आपके जैसे लोग काम करते हैं या हमारे आपके बच्चे काम करते हैं, उन इंडस्ट्रीज में, बाय इंडस्ट्रीज आई मीन बोथ कंस्ट्रक्शन, IT services, foreign companies, domestic companies, manufacturing, all of that taken together, in that the top 5 business houses have increased their market share in every sector. Let me explain. Ambani, Mukesh Ambani company, Gautam Adani की कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज. देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ग्रुप ऑफ कंपनीज. जी हाँ, जी हाँ. Mahindra group of companies, Bharti Airtel group of companies. These 5 big businesses are not just doing what we always knew them to be doing originally. जब इन्होंने शुरुआत की, they have spread across sectors. Yeah. Mm-hmm. Not only have they spread across sectors and acquired companies in other sectors, they have grown within each new sector they have operated into, they have spread their wings into. आप समझे? तो मतलब width बढ़ी है और depth भी बढ़ी है. Monopolization चल रहा है. That is right. So what you're seeing is a very significant concentration of market power in. उसका नतीजा तो इंडिगो का जब कोलैप्स हुआ था. जी, अब आपने बिल्कुल सही पकड़ा. Right. Absolutely. So this is very damaging
एंड बिकॉज इसका असर देखिए मोटी तौर से, एंड आई थिंक वी शुड कंसिडर ब्रिंगिंग दिस टू अ क्लोज। जी हाँ। इसी the important implication, see we were discussing कि हम पॉवर्टी पे फोकस करें कि हम इनइक्वालिटी पे फोकस करें। हमें करना तो दोनों पे फोकस इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत एक बड़ी पते की बात करी कि इनइक्वालिटी जब बढ़ जाती है तो जो टॉप एंड में लोग होते हैं उनकी मार्केट पावर बढ़ जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा करी। और जब मार्केट पावर बढ़ जाती है तो वो पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इन एंड आउट ऑफ द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, जी हाँ। जिसका आप एक अनुभव इंडिगो के मामले में देख चुके हैं। दूसरा कारण यह है कि जब कुछ सेक्टर्स या कुछ कंपनीज के या ग्रुप्स की मार्केट पावर बढ़ जाती है तो वो प्राइस मार्कअप कर सकते हैं। So, research is demonstrating that the growing inequality in India is also a contributor to core sector inflation rates. जो जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहे हैं, और अब दाम जब बढ़ते हैं तो पूरी जनता को, देशवासियों को असर होता है, मगर फायदा किसको होता है? इन कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों को। बिकॉज एट दिस फायदा करने का जो मादा होता है वो मादा आता ही है मार्केट पावर से, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो इस वजह से इनइक्वालिटी है। तो इसलिए हम, आपकी बात वो मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं कि अरे हमें चिंता क्यों करनी चाहिए इनइक्वालिटी को लेकर के। आपने खुद ही उसका खतरा बता दिया कि इलॉन मस्क डेमोक्रेसी पे आघात कर रहा है। ये लोग फिर फासिस्ट होने के, फिर वो देन दे सब स्टार्ट, है ना? So that's a very important dimension. But I mean, I completely agree with you. Most economists would also agree with you to say, ये जब आप कहते हैं कि भी हमें हम गरीब देशों में हमें चिंता करनी चाहिए, और आप तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरीके से गरीबी अमेरिका में भी बहुत बढ़ गई है क्योंकि वेजेस बढ़ती नहीं है, वेजेस नहीं बढ़ रही। जब वेजेस नहीं बढ़ेंगी तो फिर इनइक्वालिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक तरफ तो वो लोग जो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टेड है उनकी वेल्थ बढ़ती चली जाती है, और वही फिर इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं, तो उसमें हु सफर्स? दोज who are at the bottom end of the inequality distribution, who also tend to be mostly in developing countries, but not just in developing countries, poor in absolute terms. बिल्कुल सही। तो ये एक नया आयाम है, नया डायमेंशन है इनइक्वालिटी का, कि मतलब पॉवर्टी तो दशकों से, शताब्दियों से थी, मगर अब हम उसके ऊपर से थोपी गई है इनइक्वालिटी। आई थिंक दैट्स द बिग मैसेज ऑफ द पिकेटी एट अल वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, कि भाई ये जो इनइक्वालिटी प्री एग्जिस्टिंग पॉवर्टी पर थोपी जा रही है वो एक बहुत घातक चीज है। वो बात अलग है कि प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ रही है, इनकम सब राइजिंग, और पॉवर्टी घट रही है। भारत में भी घटी है, कोई ये नहीं कह रहा कि पिछले 10 साल में पॉवर्टी घटी नहीं है। वो बात अलग है कि भारत सरकार कुछ कहती है, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकती है, वो तो ये नहीं हो गया कि पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमारे यहाँ कुछ 5% से कम हो गई है, ये नहीं है, वो गलत है। मोटी बात यह है कि पॉवर्टी अभी भी अच्छी खासी संख्या में लोगों को असर कर रही है, 10-15% जरूर असर कर रही है। अब 10-15% भी इज 14-15 crore, it's 150 million people, it's not a small number, it's a very large number. I mean, मीडियम तनख्वाह 25-30 हजार ही है, which is जी। अब आपने बहुत अच्छा एक आंकड़ा बताया कि मतलब if you earn somewhere over 25 to 30,000 rupees per month, your family, in the family, you are in the top 10% in India पर मंथ। अगर आप कर रहे हैं तो यानी कि आपकी आमदनी सालाना 3 लाख से ऊपर की नहीं है। That's an amazing situation. तो अगर आप 10-12 हजार ही महीना कमा रहे हो तो आप गरीब हो। बिल्कुल। इट इज वेरी सैड। संतोष जी, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना हमको
shall we say कि इतना सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया ये मुद्दे और ऑल्सो एनलाइटनिंग एंड ऑल्सो डिप्रेसिंग इन ए वे के It मतलब is very, इस दौर में हम गरीबी की बातें कर रहे हैं और जो नई चीजें आ रही हैं मतलब जो सुन के मुझे अपने बच्चों की फिक्र होती है कि एआई का जी क्या इम्पैक्ट होगा ऑन ऑन जॉब्स। जी जी इलॉन मस्क ने अभी एक बात कही कि 10 साल के अंदर इसे ज्यादा से ज्यादा 20 साल कोई काम नहीं रहेगा, देयर विल बी नो जी वर्क। तो जी हम खाली लीजर कैसा लाइक आई कांट जी, इमेजिन लाइफ विदाउट वर्क यू नो। एब्सोल्युटली राइट। हाँ तो फिर जो गरीब हैं वो हमेशा गरीब रह जाएंगे और ये एक नई किस्म की इनइक्वालिटी आ रही है। मैं हमारी यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट में आई एम नाउ ऑन ए कमिटी ऑन द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क। तो जी हमको क्या पढ़ाना चाहिए। तो अभी हम जो हम्म ऑपरेटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं कि एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस बट right, ह्यूमंस विद एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस विदाउट एआई। ये yeah, very good। हाँ तो ये फोकस है इस वक्त। वी आर अज्यूमिंग दैट पीपल हु यूज एआई। तो आपको याद होगा कि आज से 10-15 साल पहले वी यूज्ड टू टॉक अबाउट डिजिटल डिवाइड एज ए सोर्स ऑफ yes yes इनइक्वालिटी। अब एआई की जो एक्सेस है इस्तेमाल है हम्म दैट इज अनदर सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी। हम्म, मैंने सुना कि बिल्कुल यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हर हम्म रेसिडेंट को फ्री चैट जीपीटी का मेंबरशिप मतलब दे हैव गॉट अ फ्री सब्सक्राइब अच्छा पूरे मुल्क को उन्होंने दे दिया। रेसिडेंट्स को, आप सिटीजन भी ना हो तो जो भी यूएई में रहता है एमिरेट्स, अच्छा यूएई में, हाँ यूएई यूनाइटेड में अरब एमिरेट्स। हाँ तो उनको फ्री में चैट जीपीटी का द प्रोफेशनल वर्जन द पेड मैं वर्जन। समझ गया, हाँ मैं तो समझ गया। इट इज ए क्रिएशन ऑफ डिवाइड बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जिनके पास हिंदी है आई कांट अफोर्ड इट वो उनके पास है। सो दिस हिंदी इज गोइंग टू क्रिएट अदर काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी जिस पे हमने जिक्र नहीं किया। एक्सेस टू ह्यूमन राइट्स, एक्सेस टू हेल्थ केयर, एक्सेस हिंदी। टू फ्रीडम, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। एनीवे सर बट इट वाज गुड टू अंडरस्टैंड। ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सुनने वालों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जाके देखें जरूर। मैं इसके जी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिए लिंक लगा दूंगा इस रिपोर्ट की। और मैंने भी एक दो समरीज किए हैं इस रिपोर्ट के इंग्लिश में और गुड। हिंदी में जिसमें आई लुक्ड एट चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान और दूसरे मुल्क दीगर मुल्क के साथ कंपेयर भी किया है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू और खासतौर से डेमोक्रेसीज में इट इज इम्पोर्टेंट कि एक डेमोक्रेसी उतनी ही अच्छी होती है जितने नॉलेजेबल उसके सिटीजन्स होते हैं। Absolutely. थैंक यू If I वेरी might, मच। जी with your permission, just two sentences, बिल्कुल if I बिल्कुल could add, जी only to say that our goal of becoming a high income society, high income country in about by 2047 is being systematically undermined by this inequality because it is leading to low levels of consumption for the bottom 50% of the population. With low levels of consumption, low levels of aggregate demand, our growth rate cannot be 8%, which is what we need to become Viksit Bharat. जी हाँ बिल्कुल। इट इज लाइक सेइंग कि वी नीड टू फोकस ऑन जीडीपी पर कैपिटा नॉट जीडीपी। Indeed, and particularly incomes and jobs for the bottom 50%. जी थैंक यू वेरी मच सर। Khuda Hafiz, Namaskar.